गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम हिंदी विषय 10th क्लास में आज जो है अध्ययन करेंगे। आज का हमारा जो प्रकरण है वो है समास। समास देखिए विद्यार्थियों, समास के बहुत से प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही सरल और जो है साधारण तरीके से हम समझ सकते हैं इसको। सबसे पहले हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि समास क्या है। देखिए, समास का मतलब होता है या अर्थ से हम कह सकते हैं, अर्थ पास पास बैठाना। पास पास में बैठाना समास का मतलब होता है पास पास में बैठाना। बैठाना किसको? अब इसकी परिभाषा के अंदर हम ले सकते हैं, बहुत ही इजी है। देखिए, परिभाषा के अंतर्गत दो या दो से अधिक शब्दों या कोष्ठ में छोटे पद, जिसे हम कह सकते हैं, के परस्पर मेल को ही समास कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि जो ये बात है कि शब्दों या पद, इसको तो हम समास कहते हैं। एक ध्यान देने की बात है, यदि यह जाए दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, तो वहां पर होती है संधि। ये बात आपको नोट करनी है। वर्णों के मेल को तो संधि कहते हैं और शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। बस आपको मूल रूप से समझने की बात यही है। यहाँ पर अधिकांशतः बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं कि शब्दों के मेल को है जो है संधि या वर्णों के मेल को जो है समास कहते हैं। तो ये थोड़ा समझने की बात है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई मैंने क्या बताई थी? वर्ण है। और वर्णों के सार्थक समूह मेल को पद या शब्द जो है वो हम कहते हैं। तो वर्ण तो सबसे छोटी इकाई है, स्वर है, व्यंजन है आदि। तो यहाँ पर नोट करने की बात ये है कि वर्णों के मेल को तो जो है वो संधि कहते हैं और शब्दों के मेल को जो है हम समास कहते हैं। इसी के अनुकूल आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं। देखिए, समास के 6 भेद माने गए हैं। समास के भेद मुख्य रूप से 6 भेद माने गए हैं। ये 6 भेद होते हैं, एक ही बात है। तो देखिए कौन कौन सा है। अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तीसरा है
कर्मधारय, चौथा है हमारा द्विगु समास, पांचवा है हमारा द्वंद्व समास, और छठा है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। समास के 6 भेद जो है वो माने गए हैं। पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, और तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, और पांचवा जो है वो है द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास। ऐसे 6 प्रकार से भेद माने गए हैं। अब हम इनमें से सबसे पहले जो अध्ययन करना चाहेंगे वो है हमारा अव्ययभाव समास। तो देखिए विद्यार्थियों, हम सही तरीके से और ध्यान से एकाग्रचित्त मन से यदि हम पढ़ेंगे तो संभवतया, और मेरा मानना है कि ये स्थायीकरण जो है हमारे दिमाग में हो जाएगा। क्या है अव्ययभाव समास? बस इसको समझना है, रटना नहीं है। और समझने के लिए देखिए, जिसमें पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा हो। एक चीज नोट करने की है, समास के अंदर देखो पास पास, फर्स्ट और ये सेकंड, अर्थात प्रथम पद और उत्तर पद, 2 पद होंगे। इसको पूर्व पद भी बोलते हैं, उत्तर पद, ठीक है, इसको उत्तर पद। ये पूरे समासों में चलेगा, समस्त 6 समासों में चलेगा। 2 पद होंगे क्योंकि तभी वो क्या करेंगे, पास पास में बैठेंगे, दोनों पद पास पास में बैठेंगे। इसमें अव्ययभाव समास समझने की बात ये है, अव्यय अव्यय का भाव का बोध ग्रह, ये हमारी भाषा में समझा रहा हूँ, भाव का बोध ग्रह। पहला पद तो क्या हो जाएगा, इसमें प्रथम पद है, ये क्या होगा, अव्यय होगा। उत्तर पद या दूसरा पद, ये क्या होगा, संज्ञा होगा। क्या होगा, संज्ञा होगा। ये दोनों मिलेंगे, ये पास पास में बैठेंगे, ठीक है, पास पास में बैठा देंगे। तो अब देखिए हम उदाहरण के अनुसार देखते हैं। पहला उदाहरण देखिए, प्रतिदिन प्रतिदिन। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बोला सर हम इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। ये अव्यय, शायद मैंने क्रिया पढ़ाई थी उस टाइम पे बताया था कि अव्यय क्या चीज़ थी। अव्यय का मतलब ये होता है कि काल अर्थात समय, लिंग, वचन, पुरुष, किसी में भी क्या नहीं होता, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात अविकारी। अविकारी भी हम कह सकते हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं होता है, चाहे कोई एक वचन हो, द्विवचन, बहुवचन हो, पुरुष हो, स्त्रीलिंग हो, जो भी है, काल कोई सही हो, लेकिन इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये अविकारी होते हैं, इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसी वजह से हम इस अव्यय को जो है अविकारी भी कहते हैं,
इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस अव्यय पहला पद अव्यय होने की वजह से इस समास का नाम पड़ा अव्ययी भाव समास, क्योंकि अव्यय का भाव का बोध जो है वो हमें कराता है। तो देखिए पहला जो हमारा उदाहरण था प्रति और दिन। देखिए प्रथम पद क्या है, प्रति प्रथम पद है, और उत्तर पद क्या है, उत्तर पद क्या हुआ, दिन। तो हम इसका समास विग्रह करेंगे। क्या करेंगे, समास विग्रह। समास विग्रह करेंगे तो प्रतिदिन यानी हर रोज, ये भी कह सकते हैं हर रोज, दिन 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 अर्थात प्रतिदिन। पहला पद क्या है, अव्यय। इस पहला पद अव्यय है, ये दिन दिन का नाम है, संज्ञा है। पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा हो गया, तो ये क्या हो गया, अव्ययीभाव समास। बस यही चीज समझने की है। उदाहरण के लिए हम और देखते हैं, प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष क्या होगा, सोचिए एक बार। अरे भाई ऐसे चीज आती है, प्रति जहां होता है इस प्रति को छोड़ दो और इसको 2 बार लिख दो, वर्ष वर्ष। प्रतिवर्ष में हर साल, जिसे हम कह सकते हैं, हमारे पास हम कहते हैं हर साल ही, अर्थात प्रतिवर्ष, वर्ष वर्ष। और देखिए यथा विधि, यथा विधि। तो सर्च करें अपने दिमाग में, क्या होगा, प्रथम पद क्या है, अव्यय है, ये क्या है, संज्ञा पद है। तो इसी को उठा लो, क्योंकि यहां पर हमने क्या पीछे वाला उत्तर पद उठाया, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। क्यों, यथा जैसे, अर्थात विधि के अनुसार। जितनी शक्ति है, यथाशक्ति भी हो सकता है इसमें, ये इसी का यथाशक्ति, यथाशक्ति। तो यहीं से ले लो, शक्ति, शक्ति के अनुसार, विधि, विधि के अनुसार, शक्ति, शक्ति के अनुसार, जितनी शक्ति है उतनी। तो पहला पद अव्यय है, दूसरा है, इसमें क्या करना आपको, अधिकांशतः अपवाद छोड़ करके अधिकांशतः जो है ये उत्तर पद है, उत्तर पद से उठा लो आप, उत्तर पद से उठा करके उसके ये इन शब्दों का थोड़ा सा ध्यान में रखिए, और विधि के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ऐसे हो जाएगा। और देखिए अभियोग, अभियोग। तो अभी ये क्या है, अव्यय है, योग क्या है, संज्ञा पद है। तो क्या हो जाएगा, योग के अनुसार, क्या हो जाएगा, योग के अनुसार। तो अव्ययीभाव समास में, जिस समास में पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो, जिस समास में पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा पद हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, या वो जो है अव्ययीभाव समास कहलाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसी क्रम में आगे चलते हैं हम, और दूसरा है हमारा, वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास,
तत्पुरुष समास। देखिए, जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप हो और दूसरा जो पद होता है, जो दूसरा पद होता है प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप हो, मूल चीज ये है, और दूसरा पद, ये दूसरा पद प्रधान हो, नॉट कारक विभक्ति, का लोप। अर्थात हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, तत्पुरुष समास का नाम आते ही आप एक चीज ध्यान में रख ले, और मैं तो ये कहता हूँ इसको सेव ही कर ले, कि तत्पुरुष समास का मतलब है कारक चिन्ह। तत्पुरुष समास का मतलब होता है कारक चिन्ह। कारक चिन्ह आपने पढ़ा होगा, कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8, संबोधन सहित 8 होते हैं। इन 8 का जो कारक चिन्ह है, इनका प्रयोग ही तत्पुरुष है, ये मान लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या गया? पद की विभक्ति का लोप, और वो विभक्ति क्या है? कारक चिन्ह। वो विभक्ति क्या है? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, और वो 8 है, वो अष्ट जो होता है वो उसी प्रकार इसमें माने गए हैं। तो हम देखिए, अब उदाहरण से हम समझते हैं और आगे तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे उदाहरण अनुसार। इसमें कर्ता को छोड़ करके, कर्ता स्वयं होता है, इसलिए इसको छोड़ करके इसमें दूसरे से शुरू होता है, और वो होता हमारा कर्म। कर्म, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता नहीं होता है कर्म, तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में जो है, पहले तो हम देखेंगे कि इसका उदाहरण हस्ते गत कर्म। देखो, कर्ता ने, ये तो हमारे इसमें नहीं है। कर्ता ने कर्म, दूसरा क्या है? कर्म को, चिन्ह क्या है इसका? को। तो हस्त यानी हाथ, गत गया, तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा इसी तत्सम शब्द के रूप में बना लेते हैं। हस्त को गत, क्या लगा? कर, हाथ को गया, तो को, तो क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। स्वर्ग प्राप्त, यहीं पर लिख देते हैं, स्वर्ग स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग और प्राप्त, तो क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त। किसको प्राप्त हो रहा है? वो स्वर्ग को, स्वर्ग को प्राप्त, को, कर्म को, स्वर्ग को, ये कर्म हो रहा है।
अब देखिए गृहागत, गृह है, इसका मतलब क्या होता है? घर। आगत, यहां से संधि चल जाएगा। आगत आया, किसको आया? घर को। गृह को आगत या घर को आया, ये भी हो सकता है। गृह को आगत को कर्म तत्पुरुष। इसी अनुसार गगनचुंबी, गगन चुंबी क्या है? बनाइए, देखिए 1 मिनट का समय आपके पास। गगनचुंबी सीधा सा पड़ा है। अरे गगन को क्या करने वाला? चूमने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गत, गांव को गया। ये लो सीधा सा है। तो कुल मिला के कर्म में तत्पुरुष समास में क्या होगा? को, इसका जो चिन्ह है वो तत्पुरुष समास कर्म तत्पुरुष में जो है विद्यमान रहेगा। स्वर को आगत है, गृह आगत है, घर को आगत, घर को आया, तो कर्म की ओर इशारा करता है ये। इसी प्रकार जो है अगला है हमारा कर्ण तत्पुरुष। हाँ, दूसरे मान लीजिए कर्ण, कर्ण तत्पुरुष समास। कारक व्यक्ति में देखते तो 3rd नंबर पे कौन आता है? कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा, कर्ण से द्वारा या के द्वारा। तो देखिए कर्ण इसका चिन्ह, तो इसमें इसके से द्वारा इसी विभक्ति का लोप होगा इसमें। वाक युद्ध पहला है, वाक युद्ध है। वाक ये शब्द है। वाक का मतलब होता है वाणी, युद्ध का मतलब होता है, ये प्रथम पद हो गया, उत्तर पद हो गया, युद्ध यानी संग्राम, युद्ध करना। किससे युद्ध होना? वाणी के द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा? वाक इसी शब्दों में, ये यहाँ पर तत्समय तत्समय आंसर दे दीजिए, यहाँ तद्भव में आंसर दे दीजिए, वाक से युद्ध। अब देखिए द्वारा से द्वारा, ये भाव यहीं पे विद्यमान है। कैसे? वाणी के द्वारा युद्ध। हम जिससे, जिससे किससे? वाक से। वाणी से क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। अर्थात बोलचाल या यूं कहे वाणी के माध्यम से जो हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, या अस्त्र शस्त्र से युद्ध कर रहे हैं, तो अस्त्र शस्त्र से, अस्त्र शस्त्र हो गया। तो ये बात मैं समझाना चाहूंगा, वाक से युद्ध यानी वाणी से युद्ध करना। इसी प्रकार शोकाकुल, अगला शब्द है शोकाकुल। देखिए शोक यानी दुख, आकुल व्यथित होना, दुख से व्यथित होना। अब बस करना क्या है? से तो लगाना है, चल लगा दो। शोक से आकुल यानी दुख से व्यथित होना, दुखी होना। इसी प्रकार देखिए जलावृत, जलावृत संधि विच्छेद कर लीजिए, जल धन
आवृत, जल बीच में लगा दो, क्या वही चिन्ह है किसका, से का, करना कुछ नहीं है, जल से आवृत, प्रथम पद हो गया, उत्तर पद हो गया, दोनों के बीच में विभक्ति का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है, विभक्ति का लोप हो रहा है। अच्छा, जो बात यहाँ पे जो मैंने लिखी थी ये बात सिद्ध भी हो रही है, पास पास में बैठाना। देखो ये तो समास विग्रह हो गया, समास से युक्त, इन दोनों को, ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों को पास में बैठाना, यहाँ पे इसको और इसको दोनों को मिला के बैठा दिया, ये समास युक्त शब्द है, समास विग्रह इसका ये हो गया। इसी प्रकार मदांध, मदांध वही चीज है, संधि विच्छेद कर दीजिए, मद, धन, अंध यानी अंधा, एक ही बात है, मद यानी नशा। तो करना क्या है, लगा दो वही चीज, मद से अंधा, ये हो गया इसका समास विग्रह, और पास पास में बैठा दिया, समास युक्त हो गया, मद से अंधा। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त ये एक शब्द है, देखिए सीधा सा है, ईश्वर और प्रदत्त, प्रथम पद और उत्तर पद, ईश्वर यानी भगवान, प्रदत्त यानी प्रदान किया गया, ईश्वर के द्वारा, ईश्वर ने हमें दिया, हम ईश्वर को थोड़ी देते हैं, ईश्वर ने हमें दिया, तो ईश्वर के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, इसी शब्दों में लिख दो, ये लो, ये समास विग्रह हो गया आपका। ये प्रथम पद है, उत्तर पद है, दोनों को पास में बस बैठा दिया, समास युक्त शब्द हो गया, और ये समास विग्रह हो गया। ईश्वर के द्वारा, के द्वारा, से या के द्वारा, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, अर्थात ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ। आगे देखिए, श्रम साध्य, श्रम साध्य, श्रम पहला पद, उत्तर पद है, श्रम से साध्य, एक तो ये होगा इसका, श्रम से साध्य, हम इसको हमारी भाषा में ऐसे लिखते हैं, श्रम के द्वारा सिद्ध, या श्रम के द्वारा सिद्ध होना, श्रम से प्राप्त हो, श्रम के द्वारा प्राप्त के द्वारा भी हमारी लैंग्वेज में, और इसी शब्दों में हम तक, यानी इसी के शब्दों में आंसर लिख तो श्रम साध्य ही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसी प्रकार जो है आगे चलते हैं, और अगला जो है हमारा, अब आज हमने बहुत अच्छे या भली प्रकार से हमने जो है समास के बारे में जानकारी प्राप्त की, और समास के 6 प्रकार के जो भेद है वो भेद पढ़े, परिभाषा पढ़ी इनकी, और इसमें से पहला अव्ययभाव पढ़ा हमने, अव्ययभाव के उदाहरण देखे, और उसके बाद में जो अगला है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष जो है वो पढ़ा हमने, उसके बाद जो है जो कर्ण तत्पुरुष है वो कर्ण तत्पुरुष के बारे में हमने जानकारी ली। इसी प्रकार जो हम अगली क्लास के अंदर आगे हम इसके अध्ययन करेंगे, और मेरे प्रयासानुसार भली प्रकार से समझाएगा ये सिद्ध होगा। धन्यवाद बच्चों।